नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है। उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है। यानी यहाँ हमें हानि प्रतिशत दिया हुआ है और यहाँ हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर काउंट किया जा रहा है। तो देखिए हम यहाँ से विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस हानि प्रतिशत को, हानि प्रतिशत क्या दिया 20%, सबसे पहले हम इस हानि प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ हानि जो है एसपी पे काउंट किया गया है, यानी एसपी अगर 5 यूनिट होगा तो सीपी कितना होगा 6 यूनिट होगा। अब देखिए यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ गया और हमें क्वेश्चन में एसपी क्या दिया है 800 रुपये दिया है। यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया 800 रुपये दिया। 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 800 रुपये दिया है, तो हम यहाँ से इस 6 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हम 5 में कितना से गुना करें कि ये हमारा 800 रुपया हो जाए। तो देखिए 5 में अगर हम 160 से गुना करेंगे तो ये हमारा 800 रुपया हो जाएगा। तो 6 में हम 160 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 में 160 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 960 रुपया। अब देखिए यहाँ से वस्तु का सीपी निकल के आ गया। वस्तु का सीपी क्या निकल के आ गया, वस्तु का सीपी निकल के आ गया 960 रुपया। वस्तु का सीपी क्या निकल के गया 960 रुपये निकल के गया। और हमसे पूछ रहा है कि इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 25% का लाभ हो। यानी हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया है 25%। अब देखिए हमें सीपी पता है और हमें प्रॉफिट परसेंट पता है, तो हम यहाँ से एसपी निकाल सकते हैं। यहाँ से हम एसपी निकालेंगे तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट कितना दिया 25%, यानी एसपी हो जाएगा 960 का 125%। एसपी कितना हो जाएगा 960 का 125%। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा एसपी निकल के आ जाएगा। हम इसे अगर 25 से काटेंगे तो ये 25 से 5 बार में जाएगा, ये 25 से कितने बार में जाएगा 4 बार में। 4 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये 4 से कितने बार में जाएगा 240 बार में। अब देखिए 240 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1200 रुपया। यहाँ से हमारा एसपी क्या निकल के आ गया, एसपी हमारा निकल के आ गया 1200 रुपया। यानी उस वस्तु को अगर 1200 रुपये पे बेचेगा तो उसे जो है क्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होगा। हमारा आंसर क्या निकल गया 1200 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है जब एक वस्तु को 5% की छूट पर बेचा जाता है तो 14% का लाभ प्राप्त होता है। यदि छूट 11% हो तो कितना लाभ प्राप्त होगा। हमें क्या निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है MP बटा CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए मैं क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ से MP और CP का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट कितना दिया, हमें डिस्काउंट दिया 5% और हमें प्रॉफिट कितना दिया 14%। तो ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस का 14 बटा क्या हो जाएगा 100 माइनस का 5। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा MP और CP का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि डिस्काउंट 11% होता तो लाभ कितना होता। तो देखिए अगर हमें लाभ प्रतिशत पता होता, और हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, तो यहाँ से भी हम क्या निकाल लेते हैं MP और CP का रेशियो निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, लाभ को कुछ मान लेते हैं, हम यहाँ लाभ को P मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम MP और CP का रेशियो निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100 प्लस P बटा क्या हो जाएगा 100 माइनस 11 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से भी हमारा क्या निकल के आ रहा है MP और CP का रेशियो, और यहाँ से भी हमारा क्या निकल के आ रहा है MP और CP का रेशियो, यानी ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर होगा तो हम यहाँ से इस इक्वेशन से P का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 114 बटे हमारा क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा, इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस P
बटे हम यहाँ अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 19 से काट सकते हैं, ये 19 से कितने बार में जाएगा 6 बार में, और ये 19 से कितने बार में जाएगा 5 बार में। हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 500 प्लस 5p इक्वल टू, अब देखिए हम 89 में अगर 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 89 में 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 54 का 4 हाथ में 5, ये हमारा हो जाएगा 48 प्लस का 5 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, यानी 534 हो जाएगा। अब देखिए इस 500 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी हम यहाँ अगर 534 में से 500 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 5p इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 34 लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा p क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा p निकल के आ जाएगा 34/5, p हमारा क्या निकल के आ जाएगा 34/5, यानी प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आ गया 34/5% निकल के आ गया। हम इसे अगर पॉइंट में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6.8%। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 6.8% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक राशि पर 8% प्रतिवर्ष के दर से 9 महीने का साधारण ब्याज 270 रुपया है, राशि का मान क्या है, हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 8% प्रतिवर्ष, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया टाइम दिया हुआ है, हमें टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया हुआ है 9 माह का। तो हम सबसे पहले इस टाइम को वर्ष में चेंज करेंगे। अब देखिए वर्ष में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 12 से भाग देंगे, क्योंकि एक वर्ष में कितना माह होता है 12 माह होता है। तो देखिए हम इसमें 12 से भाग देंगे तो ये हमारा वर्ष में चेंज हो जाएगा। अब देखिए और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में साधारण ब्याज दिया है, यानी हमें क्वेश्चन में एसआई दिया हुआ है। हमें एसआई कितना दिया हुआ है, हमें एसआई दिया हुआ है 270 रुपया, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, हमसे पूछ क्या रहा है प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T बटा क्या होता है 100 होता है। अब देखिए एसआई का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया 270 रुपया, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 270, हम यहाँ से लिख सकते हैं 270 इक्वल टू हमें प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 8%, टाइम हमारा कितना है 9/12 वर्ष, तो ये हमारा हो जाएगा 100 गुने 12 हो जाएगा। अब देखिए 9 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा, ये 30 बार में चला जाएगा। अब देखिए अगर हम इसे 4 से काट लें तो ये 4 से कितने बार में जाएगा 3 बार में, और इसे 4 से काट लें तो ये 4 से 2 बार में जाएगा। अब देखिए इस 2 से अगर हम 100 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा 50 बार में जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा P इक्वल टू हो जाएगा 30 गुने 50 गुने 3 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4500, यानी यहाँ से हमारा प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया 4500 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 4500 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 25,000 रुपये की धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति 8 माह संयोजित होता है। हमें क्या निकालना, CI निकालना है, और हमें क्वेश्चन में दिया है कि ब्याज प्रति 8 माह संयोजित हो रहा है, यानी ब्याज जो है प्रत्येक 8 माह बाद काउंट हो रहा है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या दिया है, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 25,000, हमें प्रिंसिपल क्या दिया 25,000 रुपया, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया 12% वार्षिक, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टाइम कितना दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष का, हमें टाइम कितना दिया 2 वर्ष का, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है CI, हमसे पूछ क्या रहा है CI पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि ब्याज जो है प्रत्येक 8 माह बाद काउंट हो रहा है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया 12% वार्षिक, यानी एक वर्ष में प्रिंसिपल का 12% ब्याज मिल रहा है। तो जब हम ब्याज 8 माह बाद काउंट करेंगे तो हमें प्रिंसिपल का कितना मिल जाएगा, हमें प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिल जाएगा। एक वर्ष में 12% मिल रहा है तो 8 माह में कितना मिल जाएगा 8% मिल जाएगा। अब देखिए 2 वर्ष में टोटल कितना माह होता है, 2 वर्ष में 24 माह होता है। अब देखिए टोटल समय कितना है 24 माह है, और ब्याज जो है प्रत्येक 8 माह बाद काउंट हो रहा है, यानी 24 माह में टोटल कितना बार ब्याज काउंट होगा, 24 माह में 3 बार ब्याज काउंट होगा। अब देखिए प्रिंसिपल हमारा क्या दिया है, प्रिंसिपल हमारा दिया 25,000 रुपया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मान लेते हैं 8% वार्षिक, और यहाँ टाइम मान लेते हैं 3 वर्ष। तो देखिए अगर हम 8% की दर से
3 वर्ष का अगर हम 25,000 पर CI काउंट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम 3 वर्ष का यहाँ CI काउंट करेंगे, हम 3 वर्ष का CI काउंट करेंगे तो देखिए पहले साल हमें प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा। तो देखिए इस 25,000 का अगर हम 8% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2,000 रुपये। दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का कितना ब्याज मिल जाएगा 2,000 रुपये। तीसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का कितना ब्याज मिल जाएगा 2,000 रुपया। लेकिन यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल हमें केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलता है, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है जो पहले साल ब्याज मिला होता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। यानी दूसरे साल हमें जो है पहले साल जो ब्याज मिला है उसका भी हमें 8% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 2,000 का अगर हम 8% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160 रुपया। हम यहाँ टेबल पढ़ेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 320 रुपया। अब देखिए ये 320 रुपया हमारा कैसे निकल के आएगा, तीसरे साल हमें प्रिंसिपल पर कितना ब्याज मिल जाएगा 2,000 रुपया, प्लस का हमें क्या मिलेगा जो 2 साल तक ब्याज मिला है उसका भी हमें 8% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 2,000 प्लस का 2,000 ये हमारा कितना हो जाएगा 4,000। 4,000 का अगर हम 8% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 320 रुपया। तो हम ऐसे ऐड करके ना निकाल के हम यहाँ क्या करते हैं टेबल पढ़ लेते हैं। अब देखिए हमारा बच क्या गया 160 रुपया। हमें 160 का भी 8% निकालेंगे तो 160 का अगर 8% निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12.8 रुपया। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा CI निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से टोटल हमारा CI निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6,000। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 480। 480 में अगर हम ऐड करेंगे 12.8 तो ये हमारा हो जाएगा 492.8। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6,492.8 रुपया। यानी टोटल जो है CI हमारा क्या निकल के आ गया, टोटल CI निकल के आ गया 6,492.8 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 3 इकाई काम 10 दिनों में पूरा करते हैं। उसी काम के 5 इकाई को 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 16 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को MDH फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 3 इकाई काम को 10 दिन में पूरा करें। 10 दिन में कितना काम करें, 3 इकाई काम करें। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति, यानी हमने मान लिया कि X व्यक्ति 5 इकाई काम 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 16 दिनों में समाप्त करें। कितना काम करें, 5 इकाई काम। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी व्यक्तियों का संख्या निकाल सकते हैं। अब देखिए 6 से अगर हम 18 को काटेंगे ये कितने बार में चला जाएगा, 3 बार में। अब देखिए 3 से हमारा 3 कट जाएगा। अब देखिए इस 8 से अगर हम 16 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। इस 2 से अगर हम 10 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में। हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 25 निकल के आ जाएगा। 5 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी व्यक्तियों का संख्या क्या निकल के आ गया, 25 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 25 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है पाइप A, B और C किसी टंकी को क्रमशः 20, 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप A, B और C को एक ही दिन सुबह क्रमशः 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे खोला गया। टंकी कितने बजे पूरी तरह से भर जाएगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया है, 20 घंटा, दूसरा समय क्या दिया 30 घंटा और तीसरा समय क्या दिया 60 घंटा। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 20, 30 और 60 का हम एलसीएम निकालेंगे। 20, 30 और 60 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 20, 30 और 60 का एलसीएम निकल के आ जाएगा 60। हम टंकी की धारिता मान लेंगे 60 यूनिट। हम टंकी की धारिता मान लेंगे 60 यूनिट। अब देखिए 60 यूनिट पानी जब ए भर रहा है, 60 यूनिट पानी जब ए भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 60 यूनिट पानी जब ए भर रहा है तो 20 घंटा का समय लग रहा है। 60 यूनिट पानी जब ए भर रहा है तो 20 घंटा का समय लग रहा है। 60 यूनिट पानी जब बी भर रहा है, 60 यूनिट पानी जब बी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 60 यूनिट पानी जब बी भर रहा है तो 30 घंटा का समय लग रहा है। और 60 यूनिट पानी जब सी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 60 घंटा का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से तीनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 20 घंटा में 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, 3 यूनिट। बी जो है 30 घंटा में 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, 2 यूनिट। और सी जो है 60 घंटा में 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, 1 यूनिट। अब देखिए यहाँ से तीनों का इफिशियंसी निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि एक ही दिन तीनों पाइप को क्रमशः 7 AM, 8 AM और 9 AM में खोला जा रहा है। यानी पहले जो है ए को खोला जा रहा है, उसके बाद
बी को, उसके बाद सी को। ए को कब खोला जा रहा है 7 AM में, ए को कब खोला जा रहा है 7 AM में, बी को कब खोला जा रहा है 8 AM में, और सी को कब खोला जा रहा है 9 AM में। अब देखिए 7 AM से 8 AM तक केवल कौन खुला होगा, 7 AM से 8 AM तक केवल कौन खुला होगा, ए खुला होगा। यानी 7 AM से 8 AM तक समय कितना होगा 1 घंटा, यानी 1 घंटा के लिए केवल कौन खुला होगा, ए खुला होगा। तो ए जो है 1 घंटा में कितना पानी भर देगा, ए जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर देगा, ए जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर देगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि 8 AM में बी को खोला जा रहा है, तो देखिए 7 AM में ए खुल गया है और 8 AM में बी को खोला जा रहा है, यानी अब जो है ए और बी दोनों खुल जाएंगे। तो देखिए 8 AM से 9 AM तक समय कितना होगा 1 घंटा, और यहाँ जो है 2 पाइप खुले हुए हैं, पहले से ए खुला हुआ है, बी को हम खोल रहे हैं, यानी यहाँ जो है ए प्लस बी दोनों पाइप खुले हुए हैं। तो देखिए दोनों पाइप मिलके 1 घंटा में कितना पानी भरेंगे, दोनों पाइप मिलके 1 घंटा में कितना पानी भरेंगे, ए जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भरेगा और बी 1 घंटा में 2 यूनिट, यानी दोनों मिलके 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भरेंगे। अब देखिए 9 AM तक पानी कितना भर गया, 3 यूनिट प्लस के 5 यूनिट, यानी पानी कितना भर गया 8 यूनिट पानी भर गया, और हमें टोटल पानी भरना कितना है 60 यूनिट, यानी शेष कितना बच गया, शेष जो है पानी भरना कितना बच गया। हम क्या करेंगे, इस 60 में से माइनस करेंगे 8 यूनिट, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 52 यूनिट निकल के आ जाएगा, यानी शेष जो है 52 यूनिट पानी भरना बाकी रह गया। अब देखिए 9 AM में सी को खोला जा रहा है, 9 AM में सी को खोला जा रहा है और पहले से जो है ए और बी खुला हुआ है, यानी 9 AM में तीनों पाइप खुल जाएगा। अब देखिए तीनों पाइप जो है एक साथ खुल गए, तीनों पाइप एक साथ खुल गए और हमें पानी भरना कितना है, हमें पानी भरना है 52 यूनिट, हमें पानी भरना कितना है 52 यूनिट। अब देखिए ए जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भरेगा, बी जो है 1 घंटा में 2 यूनिट और सी जो है 1 घंटा में 1 यूनिट, यानी तीनों मिलके 1 घंटा में कितना पानी भरेंगे, तीनों मिलके 1 घंटा में कितना पानी भरेंगे 6 यूनिट पानी भरेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों पाइप अगर मिल जाएंगे तो 52 यूनिट पानी भरने में कितना समय लग जाएगा। हम क्या करेंगे, इस 52 यूनिट में भाग देंगे तीनों की इफिशियंसी से, तीनों का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया 6 यूनिट, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर इसे 2 से काट लें तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, ये 2 से चला जाएगा 26 बार में, और ये 2 से कितने बार में जाएगा 3 बार में। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल गया 26/3 घंटा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से कितने बार में जाएगा 8 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 2 बटे क्या हो जाएगा 3, यानी यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आएगा 8 से ही 2/3 घंटा। अब देखिए हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 8 घंटा और 2/3 घंटा को अगर हम मिनट में चेंज करें, 2/3 घंटा को अगर मिनट में चेंज करें तो मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से गुना करेंगे, 2/3 में अगर 60 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 40 मिनट हो जाएगा। 2/3 में अगर हम 60 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 40 मिनट हो जाएगा, यानी टंकी जो है 9 AM के 8 घंटा 40 मिनट बाद जो है पूरी तरीके से भर जाएगी, यानी हमारा समय क्या हो जाएगा 9 AM में अगर हम 8 घंटा 40 मिनट ऐड करेंगे तो ये हमारा समय क्या हो जाएगा, हमारा समय हो जाएगा 5:40 PM, यानी शाम में 5:40 PM में जो है टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी। हमारा आंसर क्या निकल के गया 5:40 PM निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि अणु 4 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलता है तो अपना विद्यालय 6 मिनट विलंब से पहुंचता है, परंतु यदि वह 5 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलता है तो वह निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी क्या है। तो देखिए घर से विद्यालय की दूरी क्या होगी, फिक्स होगी, यानी जिस दूरी को जब 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 6 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, और उसी दूरी को जब 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 6 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो देखिए दूरी हमारी क्या है, फिक्स है। तो देखिए जब दूरी हमारी फिक्स होती है तो एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा टाइम का रेशियो होगा। तो देखिए मैं क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है तो हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं, जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारा क्या है, फिक्स है। तो देखिए हम यहाँ से सबसे पहले स्पीड का रेशियो निकालेंगे। हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो देखिए पहले स्पीड क्या था 4 किलोमीटर पर घंटा, बाद में जो है उसका स्पीड क्या हो जा रहा है 5 किलोमीटर पर घंटा, यानी यहाँ से स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्पीड का रेशियो हो जाएगा 4:5। अब देखिए स्पीड का जो रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, यानी टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5:4 हो जाएगा।
यानी जब 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा था तो 5 यूनिट का समय लग रहा था। तो जब 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहा है तो कितना समय लग रहा है? 4 यूनिट का समय लग रहा है। यानी पहले की अपेक्षा कितना कम समय लग रहा है? पहले की अपेक्षा कितना कम समय लग रहा है? 1 यूनिट कम समय लग रहा है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि पहले जो है 6 मिनट की देरी से पहुंच रहा था और अब जो है 6 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। यानी यहाँ जो है पहले की अपेक्षा कम समय कितना लग रहा है? पहले की अपेक्षा कम कितना समय लग रहा है? 12 मिनट। यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? 12 मिनट दिया है। इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 12 मिनट दिया है। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा है? दूरी पूछ रहा है। तो हम कोई एक समय निकाल लेंगे, तो हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया है तो हम वहां से दूरी बता पाएंगे। तो हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 12 मिनट है तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 60 मिनट। अब देखिए 60 मिनट को अगर हम घंटा में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1 घंटा। यानी जब 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो कितना समय लग रहा है? 1 घंटा का समय लग रहा है। अब देखिए हमें जो है स्पीड पता है और समय पता है तो हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? स्पीड में यानी 4 किलोमीटर पर घंटा में हम गुना करेंगे समय से। समय हमारा क्या निकल गया? 1 घंटा। अब देखिए यहाँ से हमारा डिस्टेंस क्या निकल गया जाएगा? यहाँ से हमारा डिस्टेंस निकल गया जाएगा 4 किलोमीटर। यानी उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी क्या होगी? 4 किलोमीटर होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 4 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर सकता है और आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ सकता है। उस आदमी की स्थिर जल में गति क्या है? हमें क्या निकालना है? आदमी का स्थिर जल में गति निकालना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया है कि जब आदमी धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी जा रहा है तो 12 मिनट का समय लग रहा है और जब आरंभिक बिंदु पर वापस आ रहा है तो 9 मिनट का समय लग रहा है। तो देखिए पहले व्यक्ति धारा के प्रतिकूल गया है तो जब वापस आएगा तो धारा के अनुकूल आएगा। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जब नाव धारा के प्रतिकूल जाती है तो उस केस में क्या होता है? नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाता है और जब नाव धारा के अनुकूल जाती है तो उस केस में क्या होता है? नाव का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाता है। तो देखिए हमने मान लिया कि शांत जल में व्यक्ति का स्पीड x किलोमीटर पर घंटा है और धारा की स्पीड y किलोमीटर पर घंटा है। धारा की स्पीड y किलोमीटर पर घंटा है। तो देखिए जब व्यक्ति धारा के प्रतिकूल जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा? व्यक्ति का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाएगा। यानी स्पीड क्या हो जाएगा? x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि धारा के प्रतिकूल 900 मीटर जाने में 12 मिनट का समय लग रहा है। यानी हमें दूरी दिया हुआ है और समय दिया हुआ है तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से जो हमारा स्पीड निकल के आ रहा है वो किलोमीटर पर घंटा में निकल के आ रहा है और हमें क्वेश्चन में जो दूरी दिया हुआ है और जो समय दिया हुआ है, दूरी हमें मीटर में दिया है और समय हमें मिनट में दिया है। तो देखिए हमें स्पीड यहाँ से भी किलोमीटर पर घंटा में निकालना है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस दूरी को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे और इस समय को हम घंटा में चेंज करेंगे। तो देखिए इस दूरी को अगर हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें जो है इसमें 1000 से भाग देना होगा और इस समय को हमें घंटा में चेंज करने के लिए हमें इसमें 60 से भाग देना होगा। अब देखिए यहाँ से जो हमारा स्पीड निकल के आएगा वो किलोमीटर पर घंटा में निकल के आ जाएगा। यहाँ से जो हमारा स्पीड निकल के आएगा किलोमीटर पर घंटा में निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। हम इस 1 जीरो से 1 जीरो को काट सकते हैं। 6 से 12 कितने बार में जाएगा? 2 बार में। यानी यहाँ से हमारा स्पीड क्या निकल के आ गया? यहाँ से हमारा स्पीड क्या निकल के आएगा? 9 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4.5 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए धारा के विपरीत दिशा का स्पीड निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब धारा के यानी वापस आ रहा है यानी धारा के विपरीत गया है तो जब वापस आएगा तो धारा के साथ आएगा। तो देखिए जब धारा के साथ वापस आएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा? व्यक्ति का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाएगा और वापस जब आ रहा है 900 मीटर की दूरी तो हम क्या करेंगे? इसे किलोमीटर में चेंज कर लेंगे तो 1000 से भाग देंगे। वापस आने में समय कितना लग रहा है? वापस आने में समय कितना लग रहा है? 9 मिनट का। तो हम क्या करेंगे? इस समय को घंटा में चेंज कर लेंगे। घंटा में चेंज करने के लिए हम इसमें 60 से भाग देंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। हम इस 1 जीरो से 1 जीरो को काट सकते हैं। यह हमारा 9 से 9 कट जाएगा। ये हमारा 6 ऊपर चला जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 6 किलोमीटर पर घंटा। ये हमारा क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए यहाँ से हमारा 2 इक्वेशन निकल के आ गया। एक हमारा निकल के गया x माइनस वाई इक्वल टू क्या निकल के गया? 4.5 किलोमीटर पर घंटा और दूसरा क्या निकल के गया? x प्लस वाई इक्वल टू निकल के गया 6 किलोमीटर पर घंटा। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्थिर जल में आदमी का स्पीड और हमने क्या मान के रखा है? x किलोमीटर पर घंटा। यानी हमें x का वैल्यू चाहिए। तो हम इन दोनों इक्वेशन को अगर आपस में ऐड कर दें तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा?
माइनस का y प्लस के y से कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2x इक्वल टू, हम इसे अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10.5 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए 2x का वैल्यू हमारा निकल के आ गया, तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम इसमें अगर 2 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 5.25, यानी यहाँ से हमारा स्थिर जल में व्यक्ति का स्पीड क्या निकल के आ गया 5.25 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 5.25 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 × √3 वर्ग इकाई है तो त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की त्रिज्या क्या है। हमें क्या निकालना है, परिवृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो देखिए हम परिवृत्त के त्रिज्या को कैपिटल R से सूचित करते हैं। अब देखिए जब समबाहु त्रिभुज हो तो परिवृत्त के त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, परिवृत्त के त्रिज्या का फॉर्मूला होता है a/√3। अब देखिए a हमारा क्या होता है, यहाँ a हमारा होता है त्रिभुज की भुजा। तो हमें सबसे पहले परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए त्रिभुज का भुजा निकालना होगा। अब देखिए हम त्रिभुज का भुजा कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। हमें क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 36 × √3। अब देखिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 × √3 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा √3 से √3 कट जाएगा, हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा a² इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 × 4 हो जाएगा। यहाँ से हमारा a क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा a निकल के आ जाएगा 6 × 2। अब देखिए हम 6 में अगर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12 इकाई। a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 12 इकाई। अब देखिए हमें a का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से परिवृत्त का त्रिज्या निकाल सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 12/√3 इकाई। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 4 × √3। हम इसे क्या लिख सकते हैं 4 × √3 लिख सकते हैं। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, परिवृत्त का त्रिज्या क्या निकल के आ गया 4 × √3 इकाई निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि माध्य और माध्यिका के मान क्रमशः 4 और 5 है तो बहुलक ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो देखिए एक हमारा फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 × माध्यिका माइनस 2 × माध्य। अब देखिए हमें क्वेश्चन में माध्यिका और माध्य का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम यहाँ से इस फार्मूला से बहुलक निकाल सकते हैं। अब देखिए माध्यिका कितना दिया हुआ है, माध्यिका दिया हुआ 5 और माध्य कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 × 5 माइनस 2 × 4 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से हम माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा बहुलक क्या निकल के आ गया 7 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 7 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।